हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज फिर से होने जा रहा है। ओके, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, जिससे कि आज का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस। जस्टिस नाम का जो प्ले है जिसको जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही पॉपुलर प्ले है, आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में है। वेस्ट बंगाल टीजीटी के सिलेबस में तो है ही, साथ में ये यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड जैसे एग्जामिनेशन में भी सिलेबस में है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, सभी इसको ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट वे में जो चीज़ें थी वो सारी कल की क्लास में बताई थी। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक बार मुझे कंफर्म करिए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ओके, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आशुदेव आ चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और सभी कैंडिडेट जो पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी में एडमिशन चाहते हैं, तो वेस्ट बंगाल टीजीटी इंग्लिश का कोर्स आपका आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन और आरआर अकेडमी एफजेड ऑफिशियल एप्लीकेशन दोनों पर पब्लिश कर दिया गया है। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आरआर अकेडमी एफजेड ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, आरआर अकेडमी एफजेड ऑफिशियल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का कंबाइंड बैच मिल जाएगा, जिसकी फीस 2499 रुपये है, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है। और आरआर अकेडमी फिरोजाबाद पर, आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर ऐसे कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं वेस्ट बंगाल टीजीटी के लिए। उसकी फीस मात्र 1499 रुपीज़ है, जिसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है। लाइव क्लासेस और प्रीवियसली रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, सभी के पीडीएफ नोट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर मत करिएगा, एनरोल कर लीजिए जल्दी जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका 9:05 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शुरुआती क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ जस्टिस। हु इज द ऑथर ऑफ जस्टिस, यहाँ पर प्ले भी लगा सकते हैं आगे। हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले जस्टिस, फटाफट फटाफट बताइएगा। इनिशियल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपके पास में जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है ना। 20th सेंचुरी के मोस्ट पॉपुलर ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट हैं ये। जस्टिस नाम का जो ड्रामा है, इसको पहली बार प्रोड्यूस किया गया था, प्रीमियर किया गया था 1910 में, 1910 में। ओके, 1910 में इसको पहली बार प्रोड्यूस किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। प्रोड्यूस बोल दीजिए, प्रीमियर बोल दीजिए, पब्लिश्ड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। क्लियर है? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट क्राइम डज विलियम फाल्डर कमिट। विलियम फाल्डर ने कौन सा जुर्म किया था। व्हाट काइंड ऑफ क्राइम डज विलियम फाल्डर कमिट। विलियम फाल्डर ने कौन सा जुर्म किया था। कल की स्टोरी में बता दिया था मैंने आप लोगों को। ऑप्शन है थेफ्ट, चोरी की थी, मर्डर किया था, फोर्जरी करी थी, एम्बेजलमेंट किया था। सो यू नो वेरी वेल, ही कमिटेड फोर्जरी। फोर्जरी क्या करी थी, ही एल्टर्ड द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है ना। चेक का जो अमाउंट था वो उसने बदल दिया था। क्यों बदल दिया था, अपनी बीलव्ड की सहायता करने के लिए। उसकी बीलव्ड कौन थी, अ मैरिड वुमन नेम्ड रुथ हनीवेल, के जिसकी सहायता करना चाहता था वो, जिसके कारण उसने चेक में अल्टरेशन कर दिया था। ओके रूबी रानी, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से शेयर करते जाइएगा सभी जगह पर, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज फाल्डर फोर्ज ऑन द चेक। विलियम फाल्डर ने टोटल कितना मनी फोर्ज किया था। जो चेक था उस चेक में क्या फोर्जरी करी थी, किस तरीके का फोर्ज किया था। ठीक है, यहाँ दिया गया है
£9 to £19, £9 to £90, £19 to £90 और £190 to £900। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा। ओके गुड़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसको जो चेक बैंक में जमा करने के लिए दिया गया था, उस चेक पर जो अमाउंट था वो था £9, ठीक है ना, £9। उसने पैसों के अभाव के चलते हुए, आवश्यकता को देखते हुए, अपनी बिलव्ड की सहायता करने के लिए जो जरूरत थी उसको पैसे की, उसके चलते हुए उसने उस 9 पॉइंट में क्या कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 9 to 90। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज रुथ हनीवेल? रुथ हनीवेल कौन थी? ठीक है ना, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इस कहानी की, विलियम फाल्डर की बिलव्ड है। अब कैसी बिलव्ड है, कैसी प्रेमिका है? तो एन अब्यूज्ड वुमन फाल्डर लव्स। अब्यूज्ड वुमन का मतलब यहाँ पर है कि यह अपने हस्बैंड से काफी परेशान थी। उसका हस्बैंड ड्रंकार्ड था, उसको मारता था, पीटता था, बहुत परेशान करता था। तो उसकी परेशानियों को देखकर पहले विलियम फाल्डर को रुथ हनीवेल से सिंपैथी होती है। ठीक है, क्योंकि विलियम फाल्डर एक लॉ फर्म में काम करता था और रुथ हनीवेल उस फर्म में अक्सर आती थी। क्योंकि वह एक जूनियर क्लर्क था तो रुथ हनीवेल का उससे मिलना जुलना चलता रहता था, जिसके कारण उसको सिंपैथी हुई, फिर उसको उससे प्यार हो गया और उसने सोचा क्यों न इसकी जिंदगी को बचाकर इसके साथ कहीं दूर एक नई दुनिया बसाऊंगा। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर जस्टिस वीयरिंग। यहाँ पर गलत हो गया है, जस्टिस वीयरिंग की जगह पर जस्टिस फ्लॉयड है। ठीक है ना, जस्टिस फ्लॉयड नाम है, जो जज है इस कहानी में उसका नाम क्या है, जस्टिस फ्लॉयड नाम है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड सिंबलाइज कंपैशन एंड मर्सी, द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम, फाल्डर्स कॉन्शस और रुथ्स इमोशनल सपोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कपिल, दुर्गा, रूबी रानी, सभी लोग बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड कौन थे? जज थे, जो विलियम फाल्डर की जो सुनवाई चल रही थी, ठीक है ना, उसको सुन रहे थे, ट्रायल में थे। तो कंपैशन एंड मर्सी इसके लिए सिंबलाइज नहीं करते हैं ये। द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम, ये काफी हटी किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है ना, जब हेक्टर फ्रॉम ने बहुत सारी दलीलें दी कि विलियम फाल्डर ने जो भी किया इंसैनिटी में किया, प्यार की वजह से किया, डिस्टरबेंस में किया, ठीक है ना, जब वो होशो हवास में नहीं था उस समय पर किया, एक ट्रॉमा की कंडीशन में ये चेक अल्टरेशन किया गया था। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये कोई क्रिमिनल है, बट फिर भी जस्टिस फ्लॉयड ने उसकी एक नहीं सुनी। ठीक है ना, उन्होंने कहा द लॉ इज लॉ, लॉ के सामने कुछ नहीं चलता, इमोशन की कोई इंपोर्टेंस नहीं थी उनके लिए। तो क्या है, द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच थीम इज प्रीडोमिनेंट इन जस्टिस। जस्टिस नाम का जो प्ले है इसमें कौन सी थीम प्रीडोमिनेंट है, यानी कि हर समय चलती है, किस थीम पर आधारित है? रिवेंज पर है, विक्टोरियन मॉरलिटी पर है, सोशल इनजस्टिस एंड हार्श पनिशमेंट पर है। तो कहानी को पढ़कर आप लोगों को पता पड़ ही गया होगा, सोशल इनजस्टिस भी है इसमें और हार्श पनिशमेंट भी है। सॉलिटरी कन्फाइंड है, जो कि विलियम फाल्डर को चेक अल्टरेशन की वजह से 3 साल का हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन है, द प्ले जस्टिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। जो प्ले है जस्टिस वह पहली बार परफॉर्म किस ईयर में किया गया था? 1890, 1900, 1910 और 1920। किस ईयर में इसको पहली बार प्रीमियर किया गया था, परफॉर्म किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, या कहें
पब्लिश किया गया था। सभी बातों का मतलब यहाँ पर वही है, ठीक है। चलिए, ओके आशुदेव, कपिल, 6 का ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। तो द प्ले जस्टिस वाज फर्स्ट परफॉर्म पब्लिश्ड प्रीमियर प्रोड्यूस इन 1910, 1910 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू फाल्डर इन प्रिजन, विलियम फाल्डर को जेल में क्या हो गया। विलियम फाल्डर की स्थिति जेल में कैसी थी। ही प्लान्स एन एस्केप, वो बचने की कोशिश करता रहता था हर समय, या फिर ही बिकम्स अ मॉडल प्रिजनर, या वो सभी प्रिजनर के लिए एक मॉडल बन गया था, आइडियल बन गया था। ही सफर साइकोलॉजिकल कॉलेप्स, या वो ट्रॉमा का शिकार हो गया था, मनोरोगी हो गया था। ही इज पार्डन अर्ली, या उसको मतलब जल्दी से पार्डन क्षमा कर दिया गया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, सी आ गया कपिल ठाकुर का, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ही सफर साइकोलॉजिकल कोलैप्स, इट मींस ही बिकम द विक्टिम ऑफ ट्रॉमा कंडीशन एंड ही बिकम द विक्टिम। ऐसा समझ लीजिए कि वो जेल के अंदर था लेकिन वो अपने आप का कैदी बन गया था, अपनी ट्रॉमा कंडीशन का कैदी बन गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है हमारे पास, एक की सिंबल इन द प्ले, यानी कि एक इंपोर्टेंट सिंबल है प्ले में, वो कौन सा है। एक ब्रोकन मिरर है, द प्रिजनर शेल है, एक फैमिली क्रेस्ट है, एक पॉकेट वॉच है। बताएंगे कौन सा इंपोर्टेंट सिंबल है जो प्ले में आपको देखने के लिए मिलता है। तो जब विलियम फाल्डर को सजा हो जाती है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, तो उसकी जो प्रिजनर शेल है वो यहाँ पर होपलेसनेस का प्रतीक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द जज सेज मर्सी इज फॉर नॉबलिस्ट, यानी जज का ये जो कमेंट है, जब रॉबर्ट कॉक्शन जो उसका सीनियर क्लर्क था, मैनेजिंग क्लर्क था उस फर्म का, वह और उसका जो वकील था, डिफेंडिंग लॉयर था हेक्टर फ्रॉम, दोनों दलील देते हैं कोर्ट में कि जज साहब इसने जो कुछ भी किया वो उस कंडीशन में किया कि वहां पर कोई भी होता, मानवतावादी व्यक्ति होता, सिंपैथेटिक कंडीशन रखने वाला व्यक्ति होता, तो वो वही करता जो फाल्डर ने किया है, ठीक है। तो जज ने कहा नो, मर्सी इज फॉर नॉबलिस्ट। तो इस कमेंट का मतलब क्या है, जज ने ये बात क्यों कही थी। आयरनी है, फोर शेडोइंग है, एलिगरी है, मेटाफर है, क्या चीज है, कौन सी लिटरेरी टेक्निक यहाँ पर यूज की है गाल्सवर्दी ने, बताएंगे मुझे, फटाफट फटाफट बताइएगा। तो इस बात को कह के उन्होंने क्या किया है, एक आयरनी कमेंट की है, ठीक है ना, व्यंग किया था, किसके ऊपर, विलियम फाल्डर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गाल्सवर्दी वाज इन्फ्लुएंस बाई विच मूवमेंट, जॉन गाल्सवर्दी किस मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे। यू नो वेरी वेल, ही द ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी, इट मीन्स वो मॉडर्न एज के राइटर हैं। तो मॉडर्न एज में जो राइटिंग था उनका, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस था, रोमांटिसिज्म से था, सररियलिज्म से था, सिंबोलिज्म से था। तो आप उनके ड्रामा में देखते हो कि सिंबोलिज्म तो बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, रोमांटिसिज्म भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। इनकी कहानी के जो हीरो हैं लवर तो होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, फाल्डर ने भी प्यार किया था, बट विलियम फाल्डर का जो लव था रोमांटिक नहीं था, सिंपैथी वाला लव था उसका, ठीक है ना, प्यार तो था, जीने मरने वाला प्यार था, बट रोमांटिक लव स्टोरी नहीं थी। तो नेचुरलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि एज इट एज जो चीजें हैं सोसाइटी में उनको नेचुरल वे में प्रेजेंट कर देना। एंड सोशल रियलिज्म, और सामाजिक स्पर्शता यानी कि पारदर्शिता, सामाजिक पारदर्शिता आपको देखने के लिए मिलती है इनकी कहानियों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफर इमोशनल इंसाइट इनटू प्रिजन सफरिंग। विलियम फाल्डर आपका फर्स्ट कैरेक्टर है जो प्रिजन में सफर करता है, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का विक्टिम है। विलियम फाल्डर के अलावा यहाँ पर दिए हुए कौन सा करेक्टर है जो सेकेंडरी करेक्टर है और वो भी सफर करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से या प्रिजन में, बताएंगे। तो दिया गया क्लिप्टन, द जजेस क्लर्क, रुथ हनीवेल और द प्रिजन गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे,
ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक कि सभी कैंडिडेट का सही चला जाएगा। चलिए कपिल ठाकुर, ओके आशुदेव, सभी लोग बताते जाएं कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है क्लिप्टन। क्लिप्टन एक और कैदी था, कन्विक्टेड कैदी था, यानी कन्विक्टेड पर्सन था जिसको सजा हुई थी, और ये इतना ज्यादा दुखी था, इतना ज्यादा होपलेस था कि ये अपने जिंदगी को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मोस्टली टाइम सोता ही रहता था, जिससे कि इसको सफरिंग महसूस न हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द टाइटल जस्टिस, व्हाट डज द टाइटल जस्टिस मोस्ट स्ट्रांगली क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो टाइटल है जस्टिस वो क्या क्वेश्चन करता है, किस तरीके का क्वेश्चन कर रहा है ये जो टाइटल है। ठीक है ना। लीगल टेक्निकलिटी, फेयरनेस वर्सेस मर्सी, रोमांटिक एथिक्स या जुडिशियल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है ये जो टाइटल है प्ले का जस्टिस ये क्या क्वेश्चन करता है। तो ये क्वेश्चन ये करता है कि जब हम ट्रायल सीन में देखते हैं विलियम फाल्डर को, हम जानते हैं कि वो एक मासूम व्यक्ति था, लेकिन जज अपनी फेयरनेस दिखाने के चक्कर में, मतलब लॉ इज लॉ, कानून कानून है, उसकी दृष्टि में ह्यूमैनिटी नाम की, सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग लॉ इज द सुप्रीम पावर, लॉ जो करेगा, कानून जो करेगा वही न्याय होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो जस्टिस जो टाइटल है वो ये क्वेश्चन करता है कि क्या कानून ही सब कुछ कर सकता है, कानून ही न्याय कर सकता है, मानवता कोई चीज नहीं है। ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा फेयरनेस वर्सेस मर्सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मोस्टली कैंडिडेट कहते हैं कि जस्टिस जो है वो क्या इंक्वायरी करता है, क्या क्रिटिसाइज करता है। ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, वो क्वेश्चन अलग होता है। यहाँ क्वेश्चन अलग पूछा गया है। ठीक है ना। यहाँ पूछा गया है कि जो जस्टिस टाइटल है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं है कि जो टाइटल ऑफ द प्ले है वो क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गाल्सवर्दीज अदर मेजर वर्क इज। गाल्सवर्दी का दूसरा मेजर वर्क कौन सा है। एन इंस्पेक्टर कॉल्स, द फोरसाइट सागा और पिग्मेलियन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इनमें से कौन सा वाला वर्क है जो जॉन गाल्सवर्दी का एक फेमस मोस्ट पॉपुलर वर्क है। चलिए सर इस टाइम में झारखंड का या WB का क्लास होगा। देखिए दोनों कोर्स चल रहे हैं, झारखंड का भी क्लास चल रहा है और वेस्ट बंगाल का भी क्लास चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री क्लासेज होती हैं तो पर डे आपकी एक ही क्लास नहीं हो सकती, दोनों क्लासेस चलेंगी, कभी झारखंड वाली चलेगी, कभी वेस्ट बंगाल वाली चलेगी। ठीक है ना। एप्लीकेशन पर जो सिलेक्टेड कोर्सेज हैं उनमें आपकी अलग अलग क्लासेज चलती हैं। ठीक है। जो पेड क्लासेज हैं उनमें अलग अलग चलती हैं। यहाँ पर तो टाइम के हिसाब से जो सटीक लगता है, जिसका समय आ जाता है वही क्लास में कर देता हूँ। ओके। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा द फोरसाइट सागा। जॉन गाल्सवर्दी का द फोरसाइट सागा क्या है, ये एक सीरीज है जिसमें 3 नोवेल्स हैं। ठीक है। 3 नोवेल हैं इसमें और 2 इंटरल्यूड्स, यानी कि बोल सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज, 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये कंप्लीटली एज अ बुक 1920 में पब्लिश किया गया था। ओके। 1922 में पब्लिश किया गया था और बहुत ही इंपोर्टेंट वर्क है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस बेस्ट कैप्चर्स फाल्डर्स पोस्ट प्रिजन सिचुएशन। यहाँ पर दिया गया है कि किस सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि विलियम फाल्डर की पोस्ट प्रिजन कंडीशन, पोस्ट प्रिजन सिचुएशन क्या थी। पोस्ट प्रिजन का मतलब है जब वह 2 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया था, उस समय विलियम फाल्डर की कंडीशन क्या रही थी। ही इज वेलकम्ड बैक बाय हिज एम्प्लॉयर, क्या जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ ने उसे वेलकम किया था दोबारा। ही बिकम वेल्दी, अमीर हो गया था। ही इज ऑस्ट्रासाइज्ड एंड सून डाइज, यानी वो समाज से बेदखल कर दिया गया था और उसकी बहुत जल्द मृत्यु हो गई थी। ही इमिग्रेट सक्सेसफुली, या फिर वो वहां से चला गया था। तो जब वो जेल से बाहर आया था तो उसने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। ही ट्राई बेस्ट ऑफिस कि उसे कोई जॉब मिल जाए, बट किसी ने उसे नौकरी नहीं दी, क्योंकि वो एक एक्स कन्विक्टेड
कैंडिडेट था, ठीक है ना, एक मुजरिम था, इस वजह से। आफ्टर ऑल वो वहीं जाता है जहां उसने पहले काम किया था। वे लोग उसको रखने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, बट वो बोलते हैं कि रुत हनीबल को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नहीं मानता कि नहीं, सब कुछ इसी के लिए हुआ है तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ही इज ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड सून डाइज, एंड एटलीस्ट वो मर जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मिथ ऑफ जस्टिस। द मिथ ऑफ जस्टिस इन द प्ले रेफर्स टू। एक फ्रेज आई है आपके इस प्ले में, द मिथ ऑफ जस्टिस, ये क्या रेफर करती है? द आइडिया दैट जस्टिस ऑलवेज प्रीवेल, एक ऐसा आइडिया कि न्याय हमेशा होता ही होता है, न्याय मिलता ही मिलता है। या द इल्यूजन ऑफ फेयरनेस इन लॉ, यानी एक ऐसा भ्रम कि जो कानून है वो हमेशा सही करता है। द लीगल कोर्ट्स प्रेस्टीज, या द रोमांस हिडन इन जस्टिस। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द इल्यूजन ऑफ फेयरनेस इन लॉ, यानी कानून जो कुछ करेगा सही करेगा, कानून की दृष्टि सब कुछ सही करती है, ये इल्यूजन, इसलिए ये फ्रेज यूज किया गया है, मिथ ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है द प्लेज टोन, द प्लेज टोन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। अब राइटर ने ये जो प्ले लिखा है वो किस टोन में लिखा है? जैसे ह्यूमरस टोन होती है, आयरॉनिकल वे में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है लिरिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक वे में, सटायरिकल एंड मॉकिंग वे में, स्टार्कली रियलिस्टिक एंड क्रिटिकल वे में, या एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक वे में। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है किस टोन में ये ड्रामा लिखा गया है, बताइएगा किस टोन में लिखा गया, जल्दी से बताएं। WB का सिलेबस का वीडियो बना दीजिए आप लोग। वेस्ट बंगाल TGT PGT की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे बनी हुई है, आप उस चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कराया है मैंने, 2-3 वीडियो बनाई है डिफरेंट चीज़ों के लिए, उन वीडियोस को देख लीजिए। नहीं तो RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर सिलेबस की वीडियो और सिलेबस की PDF आपको वेस्ट बंगाल TGT वाले कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। जिसको ओपन कर रखा है फ्री में, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो प्ले की जो टोन है वो कैसी है? स्टार्कली रियलिस्टिक है और क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, ठीक है ना। रियलिस्टिक और क्रिटिकल टोन है इस प्ले की। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन जस्टिस, आपको बताना है ड्रामेटिक आयरनी कहाँ क्रिएट होती है इस प्ले में। अब ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी उस कंडीशन पे क्रिएट होती है जब प्ले का जो कैरेक्टर है, या प्ले के जो अदर कैरेक्टर्स हैं किसी होने वाली घटना का संज्ञान नहीं रखते, या उनको उस चीज के बारे में नहीं पता होता कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, बल्कि ऑडियंस को पहले से ही पता होता है। यानी ऑडियंस को पता हो, कैरेक्टर्स को नहीं पता हो, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। तो यहाँ पर वो सिचुएशन कहाँ क्रिएट हुई थी? यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी ऑडियंस नोइंग फाइल्डर्स मोटिव बिफोर जजेस जज, यानी कि ऑडियंस को तो पता था, जब ट्रायल सीन चल रहा था तो ऑडियंस को पता था, हमको पता था। जब फाइल्डर ने चेक में फोर्जरी करी थी तभी हमको पता पड़ गया था कि ये क्यों कर रहा है, लेकिन जज या बाकी का जो पैनल था उनमें से किसी को नहीं पता था, ठीक है ना। इसलिए ये एक ड्रामेटिक आयरनी का कंसेप्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ गाल्सवर्दीज की एम इन राइटिंग जस्टिस वाज टू। गाल्सवर्दी का सबसे इंपोर्टेंट जो एस्पेक्ट था, सबसे इंपोर्टेंट जो उद्देश्य था इस प्ले को लिखने के लिए, वो कौन सा था? गाल्सवर्दी ने ये प्ले आखिर लिखा क्यों था? तो प्रेज द ब्रिटिश लीगल सिस्टम, डिमांड रिफॉर्म ऑफ प्रिजन कंडीशन, प्रोमोट रोमांटिक आइडियल्स, सप्लाई एंटरटेनमेंट फॉर कोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है कि ये जो प्ले है जस्टिस, ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम को और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को क्वेश्चन करता है, ठीक है ना, उसमें रिफॉर्म करने की अपील करता है। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस कंट्रीब्यूटेड टू पैसेज ऑफ विच ब्रिटिश लेजिस्लेशन, यानी ब्रिटिश लेजिस्लेशन, ब्रिटिश अध्यादेश, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अध्यादेश जारी किया था
वो इस प्ले की वजह से किया था। जस्टिस नाम का जो प्ले है, इस जस्टिस प्ले की वजह से एक ब्रिटिश अध्यादेश जारी किया गया था। वह कौन सा अध्यादेश था? द पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट, द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, द चिल्ड्रन एक्ट और द प्रिजन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, फटाफट फटाफट बताइएगा। सभी लोगों का आंसर चेक किया जाएगा। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो देखिए, द प्रिजन एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1912 में, ठीक है। और जो प्रिजन एक्ट था वो एक रिस्पॉन्स था पब्लिक डिबेट का। पब्लिक डिबेट करने लगी थी किसके बारे में? जस्टिस सिस्टम के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में, ब्रिटिश के लीगल सिस्टम के बारे में, और जो प्रिजन कंडीशन है ब्रिटेन में उसके बारे में। यानी कि लीगल सिस्टम एंड प्रिजनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे लोगों ने बहस छेड़ दी, लोग उस पर डिबेट करना शुरू कर दिए। किसके बाद? जस्टिस नाम का ये जो प्ले था, इसको पढ़कर लोगों के अंदर उसमें रुचि दिखाने का एक संदर्भ सामने देखने के लिए मिला। वही चीजें धीरे धीरे गवर्नमेंट तक पहुंची और रिजल्ट में द प्रिजन एक्ट 1912 इस्टेब्लिश किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट प्रोफेशन डज विलियम फाल्डर हैव एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। यानी विलियम फाल्डर शुरुआत में जब प्ले की ओपनिंग होती है तब किस प्रोफेशन में होता है? बैरिस्टर होता है, सॉलिसिटर होता है, क्लर्क होता है और पुलिसमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रूबी रानी, सभी कैंडिडेट बताएं कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए, तो आंसर रहेगा हमारा सॉलिसिटर, सॉरी क्लर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। विलियम फाल्डर कौन था? जूनियर क्लर्क था जेम्स हाउ एंड सन्स जो लॉ फर्म थी उसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्कवर्स द फोर्जरी इन द प्ले। यानी जो चेक एल्टरेशन हुआ था, चेक में जो बदलाव हुआ था, जो फोर्जरी की गई थी विलियम फाल्डर के द्वारा, उस फोर्जरी को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? ऑप्शन है आपके पास में, रुथ हनीवेल, तो आपको पता है रुथ हनीवेल का कोई रोल नहीं था उसको पकड़वाने में। द बैंक मैनेजर का भी कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। रॉबर्ट कॉक्सन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। रॉबर्ट कॉक्सन कौन है? ये सीनियर क्लर्क है, मैनेजिंग क्लर्क है आपकी इस लॉ फर्म का। जब उसने देखा, हिसाब किताब लगाया तो पता पड़ा कि चेक में बदलाव हुआ है, तो उसने जाकर जो अपने मालिक थे उनको बता दिया। तो जो बेटा था, यानी कि जो वाल्टर हाउ था, उसने तो उसको बचाने की कोशिश की, चलो हो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो फादर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, रिगिड पर्सन था, उसने उसको जेल भिजवा दिया। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिस्टर कॉक्सन, व्हाट इज मिस्टर कॉक्सन रोल इन द प्ले। मिस्टर कॉक्सन का जो रोल है इस प्ले में वो कैसा है? प्रोसिक्यूटर है, जज है, ऑफिस मैनेजर एंड मोरल सेंटर। तो अभी अभी मैंने बता दिया है, ये ऑफिस मैनेजर है, यानी कि सीनियर क्लर्क है, मैनेजिंग क्लर्क है इस फर्म का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी बेस्ट डिफाइन रुथ हनीवेल्स कैरेक्टर। रुथ हनीवेल का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में कौन सी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है? तो मैनिपुलेटिव, ठीक है ना, करेजियस एंड लॉयल, सेल्फिश और अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरवादी। तो रुथ हनीवेल किस तरीके की महिला थी? प्ले आपने पढ़ लिया, स्टोरी आपने पढ़ ली, अब आप लोग बता सकते हैं कि रुथ हनीवेल जो उसकी बिलव्ड है वो किस तरीके की महिला है। मैनिपुलेटिव है, यानी घुमारे फिराने वाली है, करेजियस एंड लॉयल है, साहसी है, लॉयल्टी है उसके अंदर, सेल्फिश यानी कि मतलबी है, या फिर अवसरवादी है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहदेव सिंह सरदार,
ऑप्शन बी बता रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो कैसी थी? वो करेजियस थी और लॉयल थी। ठीक है, करेजियस थी और लॉयल थी। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्लास चल रही है डॉक्टर साहब अभी? लाइव चल रहा हूँ, लाइव, बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट क्वालिटी बेस्ट डिफाइंस रुथ हनीवेल्स कैरेक्टर? तो करेजियस एंड लॉयल। अब करेजियस कैसे है और लॉयल कैसे है? उसकी जिंदगी में खुद इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी वो विलियम फाल्डर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। ठीक है ना, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, भले ही खुद दिक्कत में थी। ओके, क्योंकि उसको पता था कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से ही हुआ है। दैट इज वाई शी इज वेरी करेजियस एंड लॉयल लेडी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, गाल्सवर्दीज पर्पस इन राइटिंग जस्टिस वाज मोस्ट लाइकली। गाल्सवर्दी का जस्टिस नाम का जो प्ले है उसे लिखने का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन अभी अभी हो गया है दूसरे तरीके से। तो आंसर हो जाएगा टू हाईलाइट इनजस्टिस इन द लीगल एंड पेनल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। यानी ये जो प्ले है जस्टिस, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 2 एक्ट, 1 सीन ईच, 5 एक्ट ईच शोइंग अ डिफरेंट सेटिंग, ए सिंगल मोनोलॉग, या 3 एक्ट इन 1 लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शहदेव सिंह सरदार ऑप्शन सी बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिए, द स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस। जस्टिस का पूरा जो टाइटल है वो क्या है? जस्टिस और ट्रेजेडी इन 4 एक्ट्स। क्या टाइटल है? जस्टिस और ट्रेजेडी इन 4 एक्ट। ठीक है, ये इसका पूरा टाइटल है। अब इसमें आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? 4 एक्ट्स का होगा। आंसर कहीं है 4 एक्ट? 4 एक्ट नहीं है। चलिए, आंसर वहां पर है ही नहीं है, तो आप आंसर कर लीजिए 4 एक्ट। ऑप्शन नंबर बी में 5 की जगह पर 4 कर लीजिए। 4 एक्ट ईच शोइंग अ डिफरेंट सेटिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 एक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 4 एक्ट का ड्रामा है ये, ट्रेजेडी है 4 एक्ट में। Which character says the line justice is what the law says, not what the heart says? देखिए, यहाँ पर जब आप इस प्ले को पढ़ोगे तो गाल्सवर्दी ने जो एक्चुअल टेक्स्ट लिखा है, ठीक है ना, एक्चुअल टेक्स्ट आप गुटनबर्ग जो ई लाइब्रेरी है इंटरनेट पे पढ़े हुए हैं इनके सारे ड्रामास, तो उसमें जो टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में जब टेक्स्ट आता है, कोई स्पीच आती है, तो ट्रांसलेटेड स्पीच आ जाती है गाल्सवर्दी के प्लेस की। तो ट्रांसलेटेड स्पीच है, जस्टिस इज व्हाट द लॉ सेज, नॉट व्हाट द हार्ट सेज। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस क्या है? लॉ इज लॉ मैजेस्टिक, लॉ इज लॉ मैजेस्टिक वाली स्पीच है ये। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जस्टिस वह है जो कानून कहता है, वह नहीं जिसे दिल से कहा जाए, यानी कानून दिल से नहीं चलता। तो ये जो स्पीच है ये किस कैरेक्टर की है? रुथ हनीवेल, जज रॉबर्ट कॉक्सन और विलियम फाल्डर। तो विलियम फाल्डर तो इस बात को कहेगा ही नहीं क्योंकि वो खुद ही मुजरिम है। रुथ हनीवेल भी नहीं कहेगी क्योंकि वो उसकी प्रेमिका है। अब जज और रॉबर्ट कॉक्सन, अब मैं आपको रॉबर्ट कॉक्सन के बारे में भी थोड़ी सी हाईलाइटिंग दे दूं। रॉबर्ट कॉक्सन एम्बोडीड अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर। रॉबर्ट कॉक्सन को विलियम फाल्डर के प्रति सहानुभूति थी, ठीक है ना, वो उसको बचाना चाहता था। बट जो जज था वो न तो रॉबर्ट कॉक्सन की सुन रहा था, उसकी दलीलें उसके लिए कोई असर नहीं कर रही थी, और ना ही तो वो उसका जो डिफेंडिंग लॉयर था हेक्टर फ्रॉम, ना उसकी सुन रहा था। उसके अकॉर्डिंग लॉ इज लॉ। तो आंसर हमारा रहेगा कि ये जो स्पीच है वो किसकी है? ये जज की स्पीच है, जस्टिस फ्लॉयड की स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था
किस ईयर में मिला था? अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 1928, 1932, 1940 और 1950। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन विच ईयर? ठीक है, द राइट आंसर गोज टू 1932। क्यों दिया गया था? उनकी जो सीरीज थी द फोर साइड सागा, दैट वाज पब्लिश्ड एज अ बुक फॉर्म इन 1922 एंड इट वाज अ सीरीज ऑफ 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। इस बुक की जो डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी थी नरेटिंग की, उस क्वालिटी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1932 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए गाइस, नेक्स्ट बढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फाल्डर्स रिलीज फ्रॉम प्रिजन? विलियम फाल्डर जब प्रिजन से रिलीज होता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स और आफ्टर हाउ मेनी डेज फाल्डर वाज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल? कितने दिन के बाद या कितने सालों के बाद में विलियम फाल्डर जेल से बाहर आया था? जल्दी से बताइएगा किसका आंसर सबसे पहले आएगा, मैं देख लेता हूं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फाल्डर से रिलीज फ्रॉम प्रिजन? जब वो प्रिजन से बाहर आया तो क्या इफेक्ट था? ही फाइंड्स अ जॉब, क्योंकि लिए उसको तुरंत जॉब मिल गई थी। अब भाई कोई आदमी जेल से बाहर आ जाए तो सोसाइटी उसको हाल फिलहाल तो काम नहीं देती है ना, किराए पे मकान भी नहीं देती है, लोग डरते हैं उससे क्योंकि वो जेल से आया है ना। तो ये वाला आंसर नहीं रहेगा। ही बिकम अ लीडर ऑफ रिफॉर्म, वो सुधार का एक केंद्र बिंदु बन जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ था इस कहानी में। ही फेसेस सोशल रिजेक्शन, सामाजिक रिजेक्शन उसको मिला था, समाज उसे दुत्कार रहा था। एंड इमोशनल रूइन, और भावनात्मक तकलीफें उसको मिल रही थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर, रिलीज फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 2 ईयर्स, मैंने 2 ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है ना। तो 2 ईयर्स के बाद में वो प्रिजन से बाहर आया था। क्लियर? नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज विलियम फाल्डर डाई? विलियम फाल्डर किस तरीके से मर जाता है? सभी ने प्ले पढ़ा है, सभी को पता है कैसे मरा था, कब मरा था, क्यों मरा था। क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा, एग्जीक्यूशन से, सुसाइड से, किल्ड बाय रुथ्स हस्बैंड, या डाइज इन प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, सभी कैंडिडेट बताएं। हाउ डिड विलियम फाल्डर डाई? सहदेव सिंह, सरदार, गोरा, सभी कैंडिडेट बताएं। चलिएगा, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सुसाइड। विलियम फाल्डर कैसे मरा था? सुसाइड से। इनिशियली व्हेन वी सी द इंसिडेंट इट सीम्स एज एन एक्सीडेंट बिकॉज ही जस्ट ट्राई टू एस्केप बाय जंपिंग फ्रॉम द विंडो एंड हिज नेक ब्रोकन। यानी उसने उस कॉप से, पुलिस से बचने की बहुत कोशिश की, हद्दाजुद्दी की, झड़प की, लेकिन वो उस डर से कि मैं दोबारा से जेल न चला जाऊं। अच्छा, इसके बारे में जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में जब वो 2 साल के बाद में प्रिजन से रिलीज किया गया था, उसके बाद एक इंसिडेंट होती है बैकग्राउंड में, कहीं पर फोर्जरी हो जाती है, फिर से सेम उसी तरीके की जैसे विलियम फाल्डर ने की थी। तो शक जाता है कि विलियम फाल्डर कहीं फिर दोबारा से यही काम तो नहीं किया, और एक्चुअल में उसको कुछ दिनों के बाद में एक बार पुलिस के पास एक तरीके से मतलब अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाना था, बट इस बार बहुत देर हो गई, विलियम फाल्डर गया नहीं। तो विलियम फाल्डर को ढूंढते हुए जब जो डिटेक्टिव था वो आता है, तो फाल्डर को लगता है ये मुझे फिर पकड़ ले जाएगा। उससे बचने के चक्कर में डिप्रेस होकर, डिस्ट्रेस में वो बचने की कोशिश करता है, खिड़की से कूदता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। तो एक्चुअली में इट इज एन एक्सीडेंट, बट क्योंकि वो उसी चीज की वजह से डिप्रेशन में भागा था, तो ये आप एक सुसाइड कंसीडर करेंगे। इस प्ले में इसको एक्चुअली में सुसाइड कंसीडर किया गया, न कि इसको एक्सीडेंट कंसीडर किया, ठीक है ना। क्योंकि उसने डिप्रेशन में हर चीज से बचने के चक्कर में छलांग लगा दी कि भाड़ में जाओ सब, मैं कूद जा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द मोरल कंपास ऑफ द प्ले? मोरल कंपास का मतलब है द कैरेक्टर, द पर्सन हु एम्बॉडीड कंपैशन, एक ऐसा व्यक्ति
जो दया की भावना का प्रतीक है। कौन सा कैरेक्टर है? रुथ हनीवेल, जज, रॉबर्ट कॉक्सन और विलियम फाल्डर। तो मैंने बता दिया रुथ तो इसकी बिलव्ड है, दया इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस ये नहीं है। जज, जज तो बिल्कुल भी नहीं है। फाल्डर अपने आप की बात करता है तो ये भी नहीं है। रॉबर्ट कॉक्सन, ठीक है ना, जो इसको बचाना भी चाहता था बट बचा नहीं पाया। ओके, चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द प्ले जस्टिस, वाई इज द प्ले जस्टिस ए पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट रूम ड्रामा। जस्टिस प्ले जो है वो किस वजह से एक पावरफुल कोर्ट रूम ड्रामा है? क्या रीजन है उसके पीछे? आंसर है इट इंक्लूड मल्टीपल प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं, कहानी बदल जाती है तुरंत की तुरंत, ठीक है। इट यूजेज सस्पेंस एंड मिस्ट्री, इसमें सस्पेंस भी है और मिस्ट्री भी है। क्या सस्पेंस और मिस्ट्री इसमें आपको देखने के लिए मिलती है? इट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेस मोरल डिलेमास विद इन लीगल सिस्टम। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रियलिस्टिक पोर्ट्रे होता है इसमें मोरल डिलेमास और साइकोलॉजिकल इंसिडेंट्स का, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का, ठीक है ना, लीगल सिस्टम में, लीगल सेटिंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्सवर्दीज बैकग्राउंड इन व्हाट फील्ड इन्फ्लुएंस हिज लीगल थीम्ड वर्क। गाल्सवर्दी का वो कौन सा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से गाल्सवर्दी ने लीगल थीम पर अपने जो प्लेज हैं वो लिखना शुरू किए थे? बताइएगा। ऑप्शन है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ और जर्नलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जल्दी जल्दी से बताइएगा। सहदेव सिंह सरदार, गोरा 33 का सी आ रहा है। मोस्टली कैंडिडेट 33 का सी बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद बैचलर डिग्री ऑफ लॉ किया था एंड वंस अपॉन अ टाइम ही वाज इलेक्टेड फॉर द बार, ठीक है, बार काउंसिल के सदस्य रहे थे। दैट इज वाई इनका बैकग्राउंड इनको इन्फ्लुएंस किया था कि ये लीगल थीम पर आधारित जो ड्रामाज हैं वो लिखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट टोन डोमिनेट द डायलॉग ऑफ द प्रिजन सीन, यानी कि वह कौन सी टोन है जिसके डायलॉग प्रिजन सीन को डोमिनेट करते हैं? कॉमिक, मेलोड्रामेटिक, ऑपरेसिव एंड ट्रेजिक। तो आंसर करिएगा इसका ऑपरेसिव एंड ट्रेजिक, क्योंकि जो प्रिजन सीन है उसमें जितने भी जो विक्टिम हैं, कन्विक्ट्स हैं, वो सभी ट्रेजिक कंडीशन में जी रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेजिक कंडीशन है वो विलियम फाल्डर की होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कैरेक्टर मोनी, एक कैरेक्टर आया है मोनी, ठीक है, रिप्रेजेंट इन प्रिजन। मोनी नाम का जो कैरेक्टर है वो प्रिजन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है आपके पास में एक करप्ट ऑफिशियल, ए वायलेंट क्रिमिनल, ए ब्रोकन मैन क्रस्ड बाय द सिस्टम, अ होपफुल रिफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, गोरा का ऑप्शन सी आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ ब्रोकन मैन क्रस्ड बाय द सिस्टम टू अवॉइड हिज कोप, यानी अपनी पीड़ा को बर्दाश्त करने के लिए ही ऑलवेज यूज टू हैंग ऑन द शेल, शेल की जो वॉल होती है उस पर ये हमेशा लटकता रहता था, इससे कि इसको पीड़ा का एहसास ना हो, ये भूल जाए चीजों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय द बेयर्ड विंडो इन फाल्डर्स प्रिजन सेल? व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय द बेयर्ड विंडो इन फाल्डर्स प्रिजन सेल? फाल्डर की जो विलियम फाल्डर जिस प्रिजन में था, यानी जिस शेल में था, जेल में, उसकी एक विंडो थी, खाली विंडो पड़ी हुई थी, वो क्या सिंबलाइज करती है? तो वो सिंबलाइज करती है एंट्रैपमेंट एंड होपलेसनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाई डज रॉबर्ट कॉक्सन विजिट फाल्डर इन प्रिजन?
रॉबर्ट कॉक्सन द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द फर्म विलियम फाल्डर से मिलने के लिए जेल में क्यों आता है? बताइएगा, क्या रीजन था? टू एक्यूज हिम, यानी उसको दोषी ठहराने के लिए, टू प्लीड फॉर मनी, पैसे के लिए कि तुमने पैसा ज्यादा लिया था वापस कर दो, आउट ऑफ मोरल सिंपैथी एंड कंसर्न, उसके जो नैतिक जिम्मेदारी थी, सहानुभूति थी विलियम फाल्डर के प्रति उसकी वजह से। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो विलियम फाल्डर को बचाना चाहता था, बट एक्चुअली में बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि केस पुलिस के हाथ में चला गया था, केस जज के हाथों में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, द फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले शोज, प्ले की जो फाइनल एक्ट है, एक्ट 4, वो क्या शो करती है? फाल्डर्स रिडेम्पशन, फाल्डर्स सेकंड क्राइम, फाल्डर्स ट्रेजिक एंड, और रुथ लीविंग फाल्डर। क्वेश्चन नंबर 38 बताइएगा। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। चलिए, सो राइट आंसर गोज टू फाल्डर्स ट्रेजिक एंड, विलियम फाल्डर की डेथ हो जाती है लास्ट सीन में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच सोशल इश्यू इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस इन द प्ले, यानी इस प्ले की बात हो रही है, जब ये एग्जामिनेशन में आएगा तब प्ले का नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना, इन द प्ले जस्टिस। जब एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे ये क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, तो किसी प्ले के रेफरेंस में अगर क्वेश्चन है तो उस प्ले का नाम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन, एक ही प्ले चल रहा है, इस वजह से मैंने नाम नहीं डाला है। तो व्हाट विच सोशल इशू इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस इन द प्ले, तो देखिए डोमेस्टिक एब्यूज इसमें है, रुथ हनीवेल का हस्बैंड उसको बहुत पीटता था, मारता था। प्रिजन रिफॉर्म का इशू इसमें है, सभी को पता है। मेंटल हेल्थ विलियम फाल्डर की खराब थी, ठीक है ना, ये भी है। सिर्फ एक है एजुकेशन इनइक्वालिटी, इसमें शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं की गई है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस इश्यू पर बात नहीं की विलियम फाल्डर ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेडेंटरी ड्रैगन, व्हाट इज अ सेडेंटरी ड्रैगन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस डिस्क्रिप्शन। बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी लोग बताएंगे, और जो कैंडिडेट क्लास को बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो सभी कैंडिडेट इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं और इसका आंसर देते हैं गाइस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और पेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो जल्दी करिएगा। आरआर अकेडमी फिरोजाबाद पर वेस्ट बंगाल टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है, और आरआर अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वेस्ट बंगाल टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का कंप्लीट बैच है, ठीक है। आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। रॉन्ग कैच बाय मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए।